Hello students, today we are going to read chapter 4 of geography. The name of the chapter is air. In this chapter we will read about the composition of the air and layer of the atmosphere. इस चैप्टर में हम लोग जानते हैं कि एयर पर सबसे पहला कंसेप्ट ये है इसमें कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। कि हम जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है पूरी तरह से एक मोटी लेयर से, एक थिक लेयर से, एयर के लेयर से जो है कवर्ड है। उस लेयर को ही एटमॉस्फेयर कहा जाता है। जैसे कोई कंबल होता है, किसी चीज को ढक दिया जाता है, वैसे ही एयर हमारी अर्थ को ढके हुए है चारों तरफ से। तो इस को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जितने भी अर्थ पर लिविंग बीइंग्स हैं अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए इस एटमॉस्फेयर पर डिपेंड है। वो कैसे? वैसे कि एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन पाई जाती है और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो प्लांट हैं वो हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह से जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो सब जो है वो एक एटमॉस्फेयर पर डिपेंड है। Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of sun during the day and get frozen during the night. अगर ये प्रोटेक्शन न रहे, एक कंबल जिसे को कहते एयर का कंबल न रहे, तो क्या होगा हमारे साथ कि जब सन की रेज पड़ेगी तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और नाइट के टाइम क्या होगा कि इतनी कोल्डनेस हो जाएगी कि सब कुछ जम जाएगा। तो अर्थ पर टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम यह एटमॉस्फेयर करता है। वो कैसे? जैसे सूर्य से जो गर्मी मिली, सन से जो गर्मी मिली हमको, वो एटमॉस्फेयर उसको चारों तरफ से ढके हुए है। तो क्या है कि गर्मी यहाँ पर पड़ी रह जाती है, सारी गर्मी बाहर नहीं जा पाती है, वो कवर्ड रहती है। और रात को जो ठंड होती है तो ये गर्मी जो है उसको बैलेंस करके रखती है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं होने देती है कि सारी चीजें जमे। तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर मतलब कि ये एटमॉस्फेयर किन किन गैसों से, किस किस से बना है। तो इस एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक अमाउंट में क्या क्या है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सबसे अधिक मात्रा में है। इसके अलावा और कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें जो हैं काफी कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो ध्यान दीजिए इसको एक बार फिर कि एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन, ये लेस क्वांटिटी में पाई जाती हैं, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा एयर में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। और ये देखिए पाई चार्ट जो दिया हुआ है, इसमें 78% आप देख रहे हैं ये नाइट्रोजन है, पूरे एटमॉस्फेयर की 78% जो, और 21% ऑक्सीजन है। बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ आर अदर गैसेस, दे आर आर्गन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें हैं। तो एक परसेंटेज आपने देख लिया
तो किस किस परसेंट में है ये सारी गैसें? इसमें सबसे अधिक मात्रा में गैस जो नाइट्रोजन है, ये किस काम आती है? जब हम सांस लेते हैं, एयर में नाइट्रोजन है, हमारे अंदर जाती है और उसको हम बाहर निकाल देते हैं। लेकिन प्लांट के लिए कितनी जो है महत्वपूर्ण है, कितनी इंपॉर्टेंट है? प्लांट इसको प्लांट के में जो है प्लांट इसको लेते हैं तो इसको वैसे नहीं ले पाते, दूसरे रूप में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करके और लेते हैं। ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये बैक्टीरिया रहते कहाँ हैं? ये मिट्टी के अंदर जो सॉइल की नोट्स होती हैं, गांठें होती हैं, जो प्लांट के रूट होती है उसमें पाई जाती है। प्लांट के रूट में नोट्स होती हैं, गांठें होती हैं, उसी में ये बैक्टीरिया, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है, ये पाया जाता है। ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जो प्लांट के काम आता है। डायरेक्ट नाइट्रोजन को प्लांट नहीं ले पाता। अब ये रहा नाइट्रोजन का। फिर एक बार आप सब समझ लीजिए, इसमें ये देखिए कि ये एटमॉस्फेयर अर्थ का है, इसके अंदर ये गैसें हैं। गैसें कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, आर्गन है, हाइड्रोजन। सबसे अधिक अमाउंट में जो है नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, और अदर गैसेज हैं थोड़े छोटे अमाउंट। नाइट्रोजन जो सबसे अधिक अमाउंट में है वो हम लोग तो लेते ही हैं अपनी सांसों के साथ। इसके अलावा प्लांट के काम में आती है। प्लांट की जड़ों में जो है बैक्टीरिया पाया जाता है। यह बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके सोल्यूबल बना देता है, जिसको प्लांट ले लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है दूसरी इंपॉर्टेंट गैस। इस एटमॉस्फेयर की दूसरी इंपॉर्टेंट गैस जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, ये तो आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। ऑक्सीजन जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो या प्लांट हो या दूसरे एनिमल्स हो, वो जो छोड़ते हैं उसको लेते हैं कौन? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेकर के ऑक्सीजन देते हैं। मतलब यहां पर संबंध हो गया बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग का कैसे? जो हम कार्बन डाइऑक्साइड उनको देते हैं, उनके फूड प्रोसेसिंग के काम में आता है, और वो अपना भोजन बना करके और ऑक्सीजन हमको देते हैं, तो वो ऑक्सीजन हमारे काम आता है। मतलब एक सरवाइव करने के लिए प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर इसमें से एक भी कम हुआ तो दूसरे पर खतरा बढ़ जाएगा। तो ये बैलेंस रहता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये बैलेंस रहते हैं। इनका बैलेंस बिगड़ता कैसे? बिगड़ता ऐसे है कि जब जो फ्यूल्स हैं, चाहे आपका कोयला जला दिया जाए, जो आपके पेट्रोल डीजल ये सब जल रहे हैं, ये तो इसमें है नहीं, ना तो ये लिविंग है, ना ही प्लांट है, ना एनिमल्स। तो ये अलग से आ गए। तो इनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली जाती है, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करने का काम यही करती है। नहीं तो जो प्लांट और ये
एनिमल्स हैं, इनके बीच ये बैलेंस रहता, पोल्यूशन नहीं हो पाता। पोल्यूशन बढ़ाने का काम यही करते हैं ये जो दूसरे फ्यूल्स वगैरह, तो ये इम्बैलेंस कर देते हैं गैस को, और पोल्यूशन की वजह से काफी दिक्कतें आती हैं। और दिक्कत क्या आती है, हमारा वेदर एज ए रिजल्ट इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और इससे हमारे वेदर और क्लाइमेट पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या है, इसमें यह है कि हमारे एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर कैसी है। तो हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में 5 लेयर्स हैं। वो 5 लेयर्स कौन कौन सी हैं, आप देखिए यहां पर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, इग्योस्फियर, ये 5 लेयर्स। कौन कौन, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और इग्योस्फियर, ये लेयर्स हो गई। अब बात आती है लेयर्स की किस मतलब कैसे पाई जाती हैं, कौन पास में है, कौन उसके बाद है, कौन उसके बाद है, इसकी सीरीज क्या है। तो सबसे अर्थ सरफेस के सबसे पास वाली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर और यह अर्थ सरफेस से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती। और जितने भी वेदर फिनोमेना है, जो मौसम की जो क्रियाएं होती हैं, जैसे बरसात हुई, आंधी तूफान हुआ, ये सब जो, और आपका पत्थर वगैरह पड़ते हैं, ये सारी चीजें वेदर की इसी ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं। 13 किलोमीटर तक जो पाया जाता है, मतलब सारी वेदर फेनोमेना, मतलब मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं घटती हैं वो इस ट्रोपोस्फेयर में होती हैं, और इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर तक है। इतना याद रखिए, मतलब बारिश हुआ, पत्थर जो पड़ते हैं, ये सब इस ट्रोपोस्फेयर में पड़ते हैं। दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर। तो इस ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फियर की हाइट कितनी है, 13 के 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। इसमें ये जो है टेम्परेचर बैलेंस रहता है, किसी तरह के आंधी तूफान बारिश से इसका कोई मतलब नहीं है। और यही कारण है कि एरोप्लेन्स के उड़ने के लिए यह लेयर काफी सुटेबल होती है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर बैलेंस होता है, कोई भी वेदर फिनोमिना इसमें नहीं होती। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी है ओजोन, ओजोन गैस। ओजोन गैस आप लोग जानते होंगे कि ओजोन गैस सन से आने वाली कौन रेज से, हमारे जो हार्मफुल रेज हैं उनसे हमको बचाती है। और ये ओजोन लेयर अगर डैमेज हो जाए तो तमाम तरह के स्किन डिजीज होंगे, और टेम्परेचर भी काफी बढ़ जाएगा यहाँ। तो ये ओजोन गैस जो है हमारी सन रेज के हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करती है, हमको प्रोटेक्शन देती है। जो सन की हार्मफुल रेज हैं, ये ओजोन गैस इसको वहीं पर रोक लेती है। तो स्ट्रेटोस्फियर में क्या चीजें आपने पढ़ा कि इसकी हाइट कितनी है, अप टू 50 किलोमीटर, और यहां पर कोई भी वेदर फेनोमेना नहीं होती है। यहां पर टेम्परेचर जो है हमेशा बैलेंस बना रहता है। यही कारण है कि एरोप्लेन की फ्लाइंग के लिए यह एरिया काफी सुटेबल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें ओजोन गैस पाई जाती है, जो सन के, जो सूर्य के हार्मफुल रेज से
जो सूर्य की हानिकारक जो है रेज हैं, जो हमको नुकसान दे सकती हैं, उससे ये ओजोन गैस हमें बचाती है। ये चीजें, 4 चीजें इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्या, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर पाया जाता है, उसके ऊपर की लेयर है, और यह 80 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। और यह वह एरिया है जहां पर जैसे जो वहां से स्पेस से अगर कोई चीज आ रही है, छोटे मीटेरोइड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर, ये हमारे अंतरिक्ष में, हमारे स्पेस में जो उड़ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, वो जब स्पेस से आते हैं अर्थ की तरफ, तो इसी मेजोस्फीयर में वो जल जाते हैं। उसमें फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, और इसी इलाके में मेजोस्फीयर में आकर के वो जल जाते हैं, और हमारे यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं, जल करके वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी जैसे आप लोग देखते हैं जलते हुए कुछ गिर रहा है, तो जलने का काम इसी मेजोस्फीयर में ही होता है, यहीं पर वो जल जाते हैं। अब देखिए थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर की एक खासियत होती है, थर्मोस्फीयर में आप जाएंगे तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। और आइनोस्फीयर इसका एक पार्ट है। आइनोस्फीयर आप लोग समझ रहेंगे क्या है। आइनोस्फीयर का काम यह है कि जो हम लोग टेलीविजन देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, जो मोबाइल वगैरह है, इनकी रेज को एब्जॉर्ब करके यहां वापस भेजने का काम ये आइनोस्फीयर ही करता है। आइनोस्फीयर नहीं होता तो आज ये सारी चीजें नहीं हो पाती, रेडियो वगैरह जो। तो थर्मोस्फीयर में ही आइनोस्फीयर पाया जाता है। तो ये इसका हो गया क्या, थर्मोस्फीयर टेम्परेचर हाइट के साथ तेजी से बढ़ती है। इसमें आइनोस्फीयर है जो हमारी रेडियो वेव्स को वापस अर्थ सरफेस पर रिफ्लेक्ट करता है। अर्थ सरफेस से वहां भेजी जाती है और वो रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से टेलीविजन, रेडियो ये सब चलता है। नेक्स्ट देखिए, ये जो है, हाँ, ये थर्मोस्फीयर, इसकी हाइट 80 to 400 किलोमीटर है, और बाकी हमने बताया ही। इग्योस्फीयर ये सबसे अपर लेयर है, ये एटमॉस्फेयर की सबसे अपर लेयर है, और ये काफी थिन, कह रहा है कि दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। इसमें जो है एयर की जो लेयर बहुत जो है थिन है, डेंस नहीं है। लाइट गैसेज लाइक हीलियम, हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर। और इसमें जो है जो हल्की हीलियम, हाइड्रोजन जो बहुत ही हल्की गैसें हैं, वो वहां पर जो है पड़ी रहती हैं, वहां पर मतलब तैरती रहती है। फ्लोट मतलब तैरना, वो तैरती रहती हैं एटमॉस्फेयर में। तो यहां तक आपने देखा। एक बार फिर इसका देखिए कि एयर का चैप्टर पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, हमारी अर्थ चारों तरफ से, अर्थ चारों तरफ से एक मोटे एयर के लेयर द्वारा ढकी हुई है, इसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसके बाद आपने जाना कि कंपोजिशन में आता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन और ओजोन, ऐसे ही कई गैसों से मिलकर के बना है। इसी को कंपोजिशन कहते हैं, जिसमें सबसे अधिक अमाउंट में नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। यह नाइट्रोजन अधिकतर पौधों के काम में आती है, और वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, और ये पौधे उसको लेते हैं, प्लांट उसको लेते हैं। ऑक्सीजन सेकेंड प्लेस पर है, 21% ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेते हैं और वो फिर हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो इस तरह से बैलेंस बना रहता है एटमॉस्फेयर में। इम्बैलेंस करने का काम जो फ्यूल्स हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, कोल वगैरह जो हम जलाते हैं, तो इनकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे वेदर जो हमारा है उसमें चेंजिंग आ जाती है।
और हमारे लिए काफ़ी क्लाइमेट में भी चेंजिंग आती है, बारिश कम बेसी होने लगती है, कम कम अधिक होने लगती है, और इस तरह से ये काफ़ी इफेक्ट डालता है। फिर आपने देखा कि ये वाला कंपोजिशन के अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर में 4 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और इग्योस्फियर। ट्रोपोस्फियर 13 किलोमीटर हाइट होती है। जितने भी वेदर फिनोमेना हैं वो इसी में होते हैं। रेनफॉल वगैरह जो है, बिजली कड़कती है, वो सब इसमें ट्रोपोस्फियर में होते हैं। और स्ट्रेटोस्फियर में क्या है, स्ट्रेटोस्फियर जो है इसकी जो है थिकनेस हाइट जो है 50 किलोमीटर तक होती है, और इसमें टेम्परेचर बैलेंस बना रहता है, किसी तरह की वेदर फिनोमेना इसमें नहीं होती है। और इसमें का सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें ओजोन गैस पाई जाती है जो हार्मफुल सनरेज से हमको बचाती है, हमको प्रोटेक्ट करती है। मेसोस्फियर की हाइट 80 किलोमीटर तक होती है, और इसमें जो मेटेरोट्रीज हैं, जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर स्पेस में उड़ते रहते हैं, जब इसमें आ जाते हैं, इंटर कर जाते हैं तो जल जाते हैं, और जिससे ये भी हमारी अर्थ को बचाती है, यहाँ के किसी प्रकार का हार्म होने से बचाती है। थर्मोस्फेयर का ये है कि इसमें जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता जाता है, और इसकी जो 80 to 400 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है हाइट पर। और रेडियो ट्रांसमिशन इसमें ये आइनोस्फीयर इसमें है। आइनोस्फीयर की वजह से रेडियो ट्रांसमिशन संभव हो पाता है कि जो वेव्स, रेडियो वेव्स यहाँ से भेजी जाती हैं वो वापस अर्थ पर वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इग्योस्फीयर ये जो है काफ़ी थिन लेयर है, सबसे ऊपर है, और जो ये तमाम लाइट गैसें हैं, हल्की गैसें हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, वहीं पर पाई जाती हैं इग्योस्फीयर। इस तरह से ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ेंगे, और इसको आप लोग अच्छे से वीडियो देख के समझिए। और जो भी आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो फ़ोन नंबर है ही आप लोगों के पास, आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट्स ओके।